कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड भी कहा गया। तो अच्छा प्रयास है राज्यों के, कई राज्यों के पास है, जिन राज्यों के पास रहा है वो मैं फिर कहूंगा कि सिंकिंग फंड का इस्तेमाल वो अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं बीच बीच में। जैसे कोविड में ये कहा गया था, आरबीआई ने कहा था आप सिंकिंग फंड से पैसा निकाल लीजिए अगर आपको कोई जरूरत पड़ती है, तो एक निश्चित राशि तक अलाउ किया गया था। वो डिपेंड करता है। अच्छा, वो किसके अंडर में होगा? अधिकारी तो वही होगा जिसने ऋण लिया है, पैसा उसी का है, पैसा तो ऋण लेने वाले का, लेकिन उसका प्रोसेस वो बैंक निर्धारित करता है कैसे होगा, इत्यादि इत्यादि। हाँ, कुछ उसमें शर्तें रहेंगी। तो ये बात रही कि हाँ सिंकिंग फंड क्या है इत्यादि। अब एक लाइन में यहां पे लिख लीजिए उस बात को भी कि अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट के संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय ने, मामला पहले ट्रिब्यूनल गया था फिर वहां से उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट के संदर्भ में एक एस्क्रो अकाउंट की बात कही है। एस्क्रो ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिख लें, एस्क्रो अकाउंट की बात कही है। एस्क्रो अकाउंट की बात कही है जिसके अंतर्गत जब भी कोई व्यक्ति रियल एस्टेट से आवास खरीदने हेतु किसी प्रकार का भुगतान करे, आवास खरीदने हेतु किसी प्रकार का भुगतान करेगा, तो वह धनराशि सीधे डेवलपर बोलते हैं जो रियल एस्टेट को बना रहे होते हैं, सीधे डेवलपर को मिलने के बजाय एस्क्रो अकाउंट में जाएगी। बात क्लियर हो रही है? इनफैक्ट मैं ऑनलाइन स्टूडेंट से भी एक बार रिक्वेस्ट करूंगा मुझे बताएं कि बात उनको स्पष्ट हो रही कि नहीं। एस्क्रो अकाउंट में जाएगा तथा कार्य की प्रगति के क्रम में वह धनराशि डेवलपर को हस्तांतरित की जाएगी। ये मोटा मोटा एक बात हुआ कि कैसे ऋण दिया जाता है, क्या उसके तो आपने समझ लिया कि तो एक तो हमने पहले समझा मुद्रा कैसे इवॉल्व हुई, उसके क्या घटक थे, फिर आपने देखा है बैंक कैसे इवॉल्व हो रहे थे, उनके क्या क्या, कैसे वो जमा करते हैं, कैसे वो जो है ऋण उपलब्ध कराते हैं। अब ऋणों के संदर्भ में एक बात और भी यहां समझनी जरूरी है। अच्छा, मैंने पीछे भी आपको पूछा था बाजार क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं बाजार से आशय क्या होता है? कोई भी ऐसी जहां विक्रेता क्रेता एक साथ हो उसको आप बाजार कहोगे ना। कोई भी ऐसी जगह जहां क्रेता विक्रेता एक साथ हो उसको बाजार कहते हैं। जहां बेचने वाले को भी पता है कहां जाना है खरीदने, तो आपको सब्जी खरीदने जाना होता है तो आप कहां जाते हो? सराफा बाजार नहीं, आप कहां जाते हो? सब्जी मंडी। आपको पता है कहां सब्जी मिलती है। मुझे सब्जी बेचना है तो मुझे पता है कहां जाना है, सराफा बाजार या सब्जी मंडी। तो बाजार वो जगह हुई जहां पर खरीदने वाला बेचने वाला एक साथ आते हो, उसको आप कहोगे बाजार है। तो जहां पर वित्तीय सुविधाएं खरीदी बेची जाए उसको क्या बोलेंगे? वित्तीय बाजार। उसको वित्तीय बाजार बोलेंगे, फाइनेंशियल मार्केट बोलेंगे।
तो इसीलिए आप बोलते हो कि नहीं, ये सब पूरे फाइनेंशियल मार्केट के घटक हैं जो वित्तीय मध्यस्थ इत्यादि हुए। मैं भी आपको पीछे बता रहा था कि जब भी कोई ऋण लेगा तो एक दस्तावेज बनना चाहिए। तो जब मैंने इनसे 10,000 रुपए ऋण की बात कही, तो अगर मैंने कहा कि भाई मुझे 10,000 रुपए ऋण दे दीजिए, तो कहेंगे सर एक डॉक्यूमेंट बनाइए, एक डॉक्यूमेंट बनाइए जिसपे ये सब विवरण लिखा हो कि हाँ आपने मुझसे 10,000 रुपए का ऋण लिया है, इतने समय के लिया है, इतना ब्याज दर है, इत्यादि इत्यादि। तो ये भी एक जरूरी चीज है कि जब भी आप किसी को ऋण देते हो तो कुछ दस्तावेज होने चाहिए। तो मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि मैंने यहां पर एक दस्तावेज बनाया है, इस दस्तावेज पर मैं लिख रहा हूं कि मैं रवि से 10,000 रुपए 5 वर्ष के लिए 10% 12% की रेट पे, जो भी रेट है उस रेट पे ले रहा हूं। मैंने ये डॉक्यूमेंट इनको दे दिया, और बदले में मुझे मिल गए 10,000 रुपए। ये डॉक्यूमेंट इनके पास है, 10,000 रुपए मेरे पास है। अब मैं भाग नहीं सकता, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट है जो श्योर करता है कि मैंने 10,000 रुपए लिए। जब समय पूरा हो जाएगा तो ये आएंगे मेरे पास डॉक्यूमेंट लेके, ये डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, मैं डॉक्यूमेंट वापस रखूंगा, इसको डिस्ट्रॉय करूं जो भी करूं, और इनको 10,000 रुपए वापस कर दूंगा ब्याज के साथ, जैसा भी नियम लिखा हो गया होगा। बात क्लियर हो रही है? ऐसी तो व्यवस्था होती होगी। ऐसे में कुछ नियम होना चाहिए जो ये इनके पास अधिकार हो कि किसी कोर्ट में जाए, और इसलिए मैंने बताया कि इस तरह के केस में एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है। इसीलिए जब हम लिखेंगे, तो आपका क्या नाम है सर? अनस। तो अगर मान लीजिए ये हुआ कि हमने इनसे पैसा लिया और इनको ये डॉक्यूमेंट दिया और मुझे पैसा मिल गया, तो ऐसे में बहुत जरूरी होगा कि मैं साइन करूं, ये साइन करें, और कम से कम 2 गारंटर हों जो गवाह हो इस बात के कि हाँ इन्होंने साइन किया था। फिर ये जाएंगे कोर्ट दोनों गवाहों को लेकर, और फिर जो है मेरे खिलाफ सर होगा नोटिस कि नहीं गवाह बता रहे हैं कि हाँ ये सारी चीजें हैं, इत्यादि इत्यादि। अब व्यवस्था है। अब आप सोचें गवाह पलट जाए, ये पलट जाए, तो फिर वो तो बात ही अलग हो गई। ऐसे केस में तो फिर रवि की गलती की, ना गवाह सही ना व्यक्ति सही, तो उन्होंने रिसर्च किया ही नहीं, तो फिर क्या कर सकते हैं? इतना गलती कैसे कर सकते हैं कि गवाह भी गलत लाए हैं, आदमी भी गलत लाए जिसको कर्ज दिया है। नहीं, कर्ज देने वाला आदमी आपको पहले सोचना हो ना कि इसको पैसा सोच विचार करके देंगे ना कि आदमी सही है कि नहीं सही, इत्यादि इत्यादि। हाँ, तो ये चोर सिपाही का खेल तो चलते रहता है, अब ये जो बात है, प्लीज यहाँ पे थोड़ा इसको पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि ये जो आइडिया है, एक पेज पे मैंने लिख दिया कि भाई फला व्यक्ति से मैं इतना पैसा ले रहा हूं। मैंने क्या लिखा हो जाए, डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़िएगा। मैं यहाँ पे लिखा हूं कि मैं सुनील कुमार सिंह रवि से इतना पैसा इतने समय के लिए ले रहा हूं, या एक डेट आ गई, गवाह आ गए, किस डेट को लिया, कब पूरा हुआ, ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है इस पे। ये मैंने इनको दे दिया, मुझे इन्होंने पैसा दे दिया, एक एग्रीमेंट हो गया। अब पैसा के साथ में इनको ब्याज कैसे अदा होगा वो भी इस पे लिखा हुआ है कि ब्याज 6 महीने पे लेंगे, साल भर पे लेंगे, इत्यादि इत्यादि। दोनों पक्षों के पास एक डॉक्यूमेंट आ गया एक तरह से कि हाँ भाई ऐसा व्यवस्था है। ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कोई भुगतान करना था, आज इनको पैसा देना था, तो और मैं नहीं दे पा रहा हूं, तो भी यही काम कर सकते हैं कि भाई अब मुझे पैसा देना था, आज मैं नहीं दे पा रहा हूं, मैं इस दिन इतने तारीख के साथ दूंगा। अगर यहां पर दोनों पक्षों का नाम लिखा हुआ है और डिटेल मौजूद है, ये डॉक्यूमेंट मैंने इनको दिया, इसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। सो प्रोमिसरी नोट क्या है? कौन जारी करता है? कर्ज लेने वाला, कर्ज देने वाला? कर्ज लेने वाला। कर्ज लेने वाला एक नोट जारी करेगा जिसे बोलेंगे प्रोमिसरी नोट, जिसमें दोनों पक्षों का विवरण होगा और वो बताएंगे कि हमने कितने अमाउंट का लोन कितने समय के लिए लिया हुआ है। तो प्रोमिसरी नोट एक तरह से कर्ज लेने की व्यवस्था हो गई, और रवि को आश्वासन हो गया कि हाँ सब कुछ लिखित में है, मेरे पास पैसा आ गया, और इनके पास विकल्प भी है कि अगर कोई बात गड़बड़ होती है तो ये कोर्ट चले जाए। तो इस तरह से एक प्रोमिसरी नोट हुआ।
एक और भी डॉक्यूमेंट भी होता है। अब मान लीजिए 5 साल पूरे हो गए या बीच में जो ऐसा भी एग्रीमेंट था, मुझे इनको ब्याज देना था। रवि ने मुझे एक डॉक्यूमेंट दिया, उस पर लिखा हुआ है कि सर श्री सुनील सिंह जी, आप ये धनराशि जो अमुक धनराशि आपको देनी थी, ये धनराशि आप मुझे या जिनके हाथ में दस्तावेज भिजवा रहा हूं उनको बियरर बोलेंगे, बियरर धारक बोलते हैं, धारक को या मुझे दे दे इत्यादि 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 इत्यादि, ये विवरण लिखा हुआ, इसको बोलते हैं विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ? कौन जारी करेगा? कर्ज देने वाला, कर्ज लेने वाला? कर्ज देने वाला। अब देखिए एनसीईआरटी की ही खूबसूरती है, एनसीईआरटी ने एक लाइन में लिखा हुआ है, इन बिल ऑफ एक्सचेंज, in bill of exchange the party orders for delivery of the money, while in promissory note the party request for the money। कहने को एक लाइन है लेकिन बहुत कुछ लिखा हुआ। जब पैसा मांगेंगे तो रिक्वेस्ट करेंगे ना भाई, और जब पैसा मेरा ही पैसा मुझे वापस करोगे तो ऑर्डर करेंगे कि मेरा पैसा आप मुझे वापस कर दीजिए। इसलिए आपको बार बार कहा कि एनसीईआरटी बच्चों के लिए लिखी गई, बच्चों द्वारा नहीं लिखी गई है। ये लाइन वही लिख सकता है जिसके पास बहुत समझ हो कि आप बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में मूलभूत अंतर क्या होता है। प्रोमिसरी नोट जारी करता है कर्ज लेने वाला, जिसने कर्ज लिया है विवरण के साथ, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज या विनिमय पत्र जारी करेगा कौन? जिसने कर्ज दिया है। हुंडी एक तरह का विनिमय पत्र था। जो हुंडी जारी होते थे, आपने इतिहास में पढ़ा ना, हुंडी ऐसे डॉक्यूमेंट होते थे कि पैसा इनको दे दीजिए, इतना पैसा आपका रखा हुआ है। हुंडी एक तरह का विनिमय पत्र हुआ करता था। अभी इतिहास का विषय, हालांकि क्वेश्चन ये आया हुआ है कि हुंडी क्या है? विनिमय पत्र। हुंडी विनिमय, पहले जमाने में ऐसा होता था कि मान लीजिए मुझे मेरा पैसा आपके पास कुछ पड़ा हुआ है और किसी और को मैंने भेजा, एक पत्र में लिख दिया कि भाई इनको पैसा दे देना हो, इसको बोलते थे हुंडी। ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं जिसमें लेन देन होते थे। तो ये हो गया क्या? प्रोमिसरी नोट। तो प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज समझ में आ रहा है। विनिमय पत्र क्या हुआ? विनिमय पत्र हुआ जिसने कर्ज दिया है, वो ऑर्डर करेगा कि मेरा पैसा मुझे या जिस पक्ष को मैं कह रहा हूं उसको दीजिए। प्रोमिसरी नोट जिसने कर्ज लिया है वो रिक्वेस्ट करेगा। अब आप मुझे बताओ एक चीज, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि प्रोमिसरी नोट में बताऊं कि एक काम करिए, आप मुझे पैसा मेरे बिहाफ पे इनको दे दीजिए, किसी तीसरे पक्ष को? नहीं करना चाहिए, कायदे से नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रोमिसरी नोट में बियरर नहीं होता। अभी छोटी सी बात है, फिर वही बात, शार्क टैंक में लोग जिसका जवाब नहीं दे पाए, फिनांस के एक्सपर्ट थे, क्या किया? एमबीए फिनांस। प्रोमिसरी नोट, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा, मुझे इसके क्वेश्चन में मजा आया कि भाई क्वेश्चन तो सबसे पूछा था कि प्रोमिसरी नोट में बियरर क्यों नहीं होता। अब कितनी बेसिक बात है भाई। अब मैं आपसे कर्जा मांग रहा हूं तो इसे ना मेरे लिए इनके, तो फिर मैं उसी पार्टी से डील ना कर लूं, आपसे क्या बात करूंगा? मेरे भी आते उसको कर्जा दे दो, क्या मतलब हुआ? तो फिर मैं आपसे डील करूंगा, फिर उस पार्टी से डील करूंगा। आप ज्यादा ज्यादा गारंटर बन सकते हो, उससे क्या होगा? तो आप तो कर्ज लेने वाली पार्टी नहीं बने, कर्ज लेने पार्टी तो वही बना फिर। इसलिए प्रोमिसरी नोट में बियरर नहीं होता। ये ध्यान, बियरर को वहां स्वीकार नहीं कहते हैं प्रोमिसरी नोट में कि मेरे बिहाफ पे ऐसा कर दीजिए, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में बियरर हो सकता है। चेक में लिखा होता है ना, चेक क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज है। लिखा होता है कि इतना पैसा, आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ, बैंक से कहते हो कि इतना पैसा मुझे या धारक को दे दीजिए, मुझे या धारक को जिस अकाउंट में कह रहा हूं उसमें ट्रांसफर कर दीजिए। तो चेक क्या हुआ? बिल ऑफ एक्सचेंज है। सो चेक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, हुंडी बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। ये मोटी मोटी बात है। अब मान लीजिए मुझे 10,000 रुपए की जरूरत थी, तब तो मैंने रवि का नाम लिख दिया। अब मान लीजिए मुझे 10,000 करोड़ की जरूरत हो, तो ऐसे कितने लोगों का मैं नाम लिखूंगा और कितना जो है प्रोमिसरी नोट बनाऊंगा? तो एक तरीका और भी है। ये मैंने डॉक्यूमेंट बना लिया, अपने पास रखा। एक बाजार है जिसको हम बोलते हैं वित्तीय बाजार, वहां गया। आप जानते हो वित्तीय बाजार क्या? खरीदने बेचने वाले। ये बॉन्ड बनाओ, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बना लिया। डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है? सुनील प्राइवेट लिमिटेड 10,000 रुपीज का लोन ले रही है एट द रेट ऑफ 10% फॉर 10 ईयर्स। 10 साल के लिए 10% पर 10,000 20,000 रुपए का लोन ले रही है। अब कोई भी इसको खरीदेगा, जो इसको खरीदेगा वो मुझे क्या करेगा? 10,000 रुपए देगा। और उसने इस एग्रीमेंट को स्वीकार कर लिया कि उसने मुझे 10,000 रुपए दिए हैं 10 साल के लिए 10% पर।
बात क्लियर हुई? तो ये जो डॉक्यूमेंट बना, ये एक तरह की ऋण व्यवस्था हुई। इस डॉक्यूमेंट में जिसमें सिर्फ लेने वाले का नाम लिखा था, देने वाले का नाम नहीं है, दोनों पक्षों का नाम नहीं है, सिर्फ लेने वाले का नाम है, और जिसने इसको खरीदा उसने इन प्रिंसिपल, इन सिद्धांतों को मान लिया कि हाँ 10 वर्ष के लिए 10% पर, इत्यादि इत्यादि। इसी को बोलते हैं प्रतिभूति या बॉन्ड। तो कोई बहुत हैवी शब्द नहीं, प्रतिभूति या बॉन्ड क्या हुआ? तो मैंने कहा आपसे कि सरकार ने बॉन्ड इशू किया है, इसका आशय यह हुआ कि सरकार ने आपसे कर्जा लिया है। बात सही कि गलत? सही है। अब इतनी बेसिक बात ना पता हो बॉन्ड डील पे घूम रहे, ऐसे बच्चे मिलते हैं, उनको लगता है कि ऐसी ऐसी बातें करके बड़ा इंप्रेस कर लेंगे। सर बॉन्ड डील इन्वर्जन ये वो, अरे भाई सर रुको रुको, बॉन्ड में सरकार ने आपको कर्जा दिया था इतने रुपए का, इसी एक लाइन से मुझे पता चल जाता कि बॉन्ड डील की कितनी बात उनसे करूं मैं। जब मैंने लाइन बोली उससे, so this is bond yield inversion is something which is, I could not understand. I said, it's an arrangement, bond is an arrangement where government gives you money. अगर आपको इतना समझ में नहीं है, इतनी पकड़ में नहीं है, तो आगे की बात करना बेकार है। फिर तो आप जो है ना तो आपको सुर का अंदाजा कि जो है कि क्या बोला जा रहा है। तो ये इसीलिए अगली बार ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा होता है तो सकता है कुछ जांच भी रहा हो उस बीच में। कई बार एक आध स्टेटमेंट से अंदाजा लग जाता है इनसे कितनी बात करनी है। सवाल एक मुझे बहुत बढ़िया लगा था, मेरे टीचर एक बात कहा करते थे, सवाल क्या पूछा गया है वो तो जरूरी है, सवाल क्यों पूछा गया ये भी ध्यान रखा करो। ये व्यवहारिक समझ बहुत काम आई कि सवाल क्यों पूछा जा रहा है, उसको भी समझना थोड़ा जरूरी है। तो अब आप सवाल पूछ रहे हो और आपको भी ये बेसिक बात नहीं पता कि बॉन्ड होता क्या। बॉन्ड का सिंपल शब्द ये कि जिसने जारी किया उसने कर्ज लिया। तो बॉन्ड्स आर इशूड बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब कर्ज देने वाला। स्टेटमेंट सही है गलत है? ये यूपीएससी है। बॉन्ड्स आर इशूड बाय क्रेडिटर, स्टेटमेंट गलत हो गया। बॉन्ड्स आर इशूड बाय डेटर। अब इतनी बेसिक बात अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब फिर आपने समझने पे ध्यान नहीं दिया है। सो बॉन्ड क्लियर हो गया कि बॉन्ड्स आर व्हाट, एक डॉक्यूमेंट है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। बॉन्ड इज ए डेट इंस्ट्रूमेंट, एक ऋण व्यवस्था है जिसमें कोई भी कॉरपोरेट या सरकारें ऋण लेती हैं, लोगों से, पक्षों से ऋण लेती हैं, उसकी जो व्यवस्था है उसको बॉन्ड कहते हैं। लार्ज स्केल पे की जाती है तो उसको बॉन्ड कहेंगे। बात क्लियर हुई? एक आध पक्ष के बीच में हो, आपस में दोनों पक्षों का विवरण हो, व्यक्तिगत हो, तो आप बोलोगे प्रोमिसरी नोट। अगर इम्पर्सनल है, अब चूंकि इम्पर्सनल है तो ये बॉन्ड मैंने इनको दिया, ये किसी और को बेच सकते हैं, वो किसी और को बेच सकते हैं, इसीलिए कहते हैं बॉन्ड ट्रेडेबल भी होते हैं कि वो आपस में भी बेचे खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि दूसरे पक्ष का नाम तो लिखा नहीं है, जिसके पास है उसी का है वो, तो आपस में भी खरीदे बेचे जा सकते हैं। तो बॉन्ड एक तरह के ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स है जो आपस में खरीदे बेचे जा सकते हैं। जब भी कोई चीज, यहां पर एक दो शब्द और समझते हैं, जब भी कोई चीज पहली बार खरीदी बेची जाती है तो आप क्या बोलते हो उसको कि प्राइमरी मार्केट है। अब कोई चीज एक बार खरीदी जा चुकी है, दोबारा खरीदी बेची जा रही है, तो उसको क्या बोलते हो? सेकेंडरी मार्केट है। जैसे कहते हैं नहीं कार 24 क्या है? सेकेंडरी मार्केट है। ऐसे ही जब बॉन्ड एक बार पहली बार बेचा जाए तो उसको बोलेंगे प्राइमरी मार्केट, और एक बार बेचा जा चुका है उसके बाद दोबारा खरीदा बेचा जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मार्केट। सिंपल। यहां भी वही होता है कि एक बार बॉन्ड जब इश्यू हो गया और आपस में खरीदा बेचा जा रहा है लोगों के बीच में, तब उसको बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट है। पहली बार इश्यू हुआ तब उसको बोलेंगे प्राइमरी मार्केट है। ये बात क्लियर हो रही है ना? तो एक हो गया वित्तीय बाजार, और आप समझिए कि वित्तीय बाजार तो जब सरकार को कर्ज लेना होता है वित्तीय बाजार में आती है, मुझे निवेश करना मैं वित्तीय बाजार में जाता हूं। जरूरी नहीं कि कोई स्थान हो, पहले स्थान हुआ करता था, अब आजकल सब कंप्यूटर में है। तो वर्चुअली आप गए एक प्लेस पे, वहां पर आपने बॉन्ड खरीद लिया, सरकार ने बेच दिया, या आपस में एक दूसरे से खरीद बेच लिया, ये व्यवस्था होती है। तो ये सर सरकार द्वारा जब बॉन्ड जारी किया जाएगा
अभी हालांकि मैं आ रहा हूं धीरे धीरे उससे, तो अभी थोड़ी देर रुकते हैं, फिर अभी अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई, प्राथमिक द्वितीयक मार्केट क्या है। प्राथमिक मार्केट जब भी कोई चीज पहली बार खरीदी बेची जाए, द्वितीयक मार्केट जब एक बार खरीदी बेची जा चुकी, तो मैंने अभी जारी किया ये बॉन्ड सुनील प्राइवेट लिमिटेड, मैंने पहली बार जारी किया, आपने खरीदा, ये क्या हुआ, प्राइमरी। इन्होंने बॉन्ड खरीदा, इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने मुझे कर्जा दिया। अब ये खरीद चुके हैं, ये किसी और को बेच रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। और ये मुझे वापस बेच रहे हैं, ये भी क्या हुआ, सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी ही हुआ, क्योंकि एक बार बेचा जा चुका है, वही चीज को वापस खरीदा बेचा जा रहा है। तो मैंने एक कार बेच दी और उसके बाद दोबारा मैंने खरीद लिया, फिर से फर्स्ट ओनर थोड़ा हो गया, मैं थर्ड ओनर हो गया। ऐसे तो बहुत बढ़िया है फिर तो, कि दोबारा फर्स्ट ओनर हो जाए, मैं थर्ड ओनर कहा जाऊंगा, क्योंकि वो चीज पहले बिक चुकी है। तो इस तरीके से जो है बॉन्ड का एक तरीका हो गया कि हाँ, बॉन्ड क्या है, एक तरह का इसलिए हिंदी में उसको बंद पत्र बोलते हैं, पर बॉन्ड ही लिखिएगा, सब जगह बॉन्ड ही लिख के आता है, कुछ जो शुद्ध हिंदी कर रहे हैं उसको बंद पत्र लिखते हैं। तो बॉन्ड क्या हुआ, एक तरह का डॉक्यूमेंट हुआ जिसमें एक पक्ष कर्ज लेता है। ये बात क्लियर हुई। ये बॉन्ड प्राइमरी मार्केट में भी हो सकता है, सेकेंडरी मार्केट में भी हो सकता है। अब जो बॉन्ड मैंने भी आपको बताया कि कौन जारी कर सकता है, सरकारें भी जारी कर सकती हैं और कॉर्पोरेट भी जारी कर सकते हैं। जरा ध्यान सुनिएगा मुझे, अगर कॉर्पोरेट में जारी कर रहा है कोई, तो मान लीजिए एक बॉन्ड जारी किया है सुनील प्राइवेट लिमिटेड ने, एक बॉन्ड जारी किया है रतन टाटा ने। कौन सा बॉन्ड खरीदेंगे आप, रतन टाटा वाला। मैं पहले भी एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, रतन टाटा वाला बॉन्ड आप खरीदोगे, क्योंकि सुनील प्राइवेट बॉन्ड का भरोसा नहीं है। फिर यहां पे वही जरूरत कि कोई तीसरा पक्ष इसकी क्रेडिट रेटिंग भी बताए कि कितना सिक्योर है, कितना सेफ है, इत्यादि इत्यादि। तो जाहिर सी बात है, जरा ध्यान सुनिएगा मुझे, रतन टाटा वाले बॉन्ड पे रिस्क कम है, मेरे वाले बॉन्ड पे रिस्क ज्यादा है। तो मेरा वाला बॉन्ड आप कब खरीदोगे, जब इसमें ब्याज ज्यादा मिल रहा हो। ब्याज ज्यादा मिल रहा हो मतलब इस बॉन्ड को कम ब्याज पे भी कर्जा मिल जाएगा, इस बॉन्ड को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। और वहीं विजय माल्या बॉन्ड जारी करेंगे तो और ब्याज देना पड़ेगा, और ब्याज देना पड़ेगा, है कि नहीं। इसीलिए जितना कम रिस्की होता जाएगा आपका बॉन्ड, उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा कम ब्याज दर पे पैसा उठाना। आप कम ब्याज दर पे बाजार से पैसा पाते हो। सरकारी बॉन्ड में रिस्क लगभग ना के बराबर होता है। जिस बॉन्ड में रिस्क ना के बराबर हो, लगभग ना के बराबर, उसको हम बोलते हैं कि ये गिल्ट बॉन्ड है। गिल्ट एज्ड भी कहा जाता है, गिल्ट एज्ड बॉन्ड। गिल्ट एज्ड बॉन्ड का मतलब इसमें लगभग ना के बराबर रिस्क है, ना के बराबर। और जिस बॉन्ड में रिस्क बहुत ज्यादा है उसको जंक बॉन्ड कहते हैं, कोई नहीं खरीद रहा इसको, इसलिए बहुत ज्यादा ब्याज दर देनी पड़ती, इत्यादि इत्यादि। तो एक गिल्ट बॉन्ड हो गया, एक जंक बॉन्ड हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर सरकार द्वारा बॉन्ड जारी किए जाएं, सरकार द्वारा बॉन्ड जारी किए जाएं जब, तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। सरकार द्वारा जो बॉन्ड जारी किया जाता है, तो एक तो गिल्ट एज्ड है, सेफ्टी है, इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं है, गिल्ट एज्ड है। गिल्ट एज्ड है तो ब्याज दर ज्यादा होती है, कम होगी, औसत से कम रहती है, लेकिन लोग फिर भी खरीदते हैं क्योंकि इसमें सेफ्टी है। तो सरकार द्वारा बॉन्ड जारी किया, कैसे जारी किया, सरकार ने दस्तावेज बनाया, ये दस्तावेज दे देती है आरबीआई को कि आप मेरे बिहाफ पर इसको बेचो, आप मेरे बिहाफ पर बेचो। सो सरकार ने दस्तावेज बनाया, ऐसे दस्तावेज, और दे दिया आरबीआई को कि आप मेरे बिहाफ पे बेचो। आरबीआई ने बेचा, जब पहली बार बेचा प्राथमिक मार्केट हो गई, और एक बार बिक गया उसके बाद आपस में बिक रहा तो द्वितीयक बाजार हो गई। ठीक। बॉन्ड किसने बनाया, सरकार ने, दिया किसको, आरबीआई को। आरबीआई ने बेचा, तो ऐसा नहीं होता है कि आरबीआई बेचेगा पैसा मिलेगा तब सरकार को देगी। ज्यादातर केस में सरकार को आरबीआई पे कर देती है और फिर आगे बेचती है तो पैसा उसको मिलता है। ठीक। तो कर्जा किसने लिया, आरबीआई ने कि सरकार ने, ये क्वेश्चन भी आया हुआ। देखिए कितनी बेसिक बेसिक चीजें पूछ रहे हैं, हवा हवाई सबको पता, लेकिन इतनी बेसिक बात नहीं। बेच आरबीआई रहा, कर्जा सरकार ले रही है, सरकार पे कर्ज बन रहा है। और सरकार पे बोल रहा तो दोनों की बात हो सकती है, केंद्र सरकार भी हो सकता है, राज्य सरकार भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा है कि आरबीआई केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों प्रतिभूतियों का ध्यान रखती है,
सिर्फ राज्य केंद्र का नहीं। अब देखना कैसे, और हर साल कुछ ना कुछ पूछ रहे होते हैं, क्योंकि इससे समझ में आता है क्लैरिटी वाली बात। अब कितनी बेसिक बात है कि कर्जा किसने लिया? सरकार ने। और आप कह रहे आरबीआई ने कर्जा लिया हो। अरे मैं विजन के ब्याह पे बेच रहा हूं, तो विजन मैंने कर्जा थोड़ा लिया, मैं तो मॉडरेटर हूं, कर्जा तो विजन ले रहा है। तो आप जाने विजन जाने, मैं तो एक माध्यम हूं जिसके माध्यम से चीजें हो रही। हाँ, विजन के बिहाफ पर मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि वो मेरे रूटीन जॉब में है कि हाँ मुझे ये काम करना है उनके लिए। इसीलिए अगर मैं सरल भाषा में कहूं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा प्लीज, कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है किसी पर आरबीआई सरल भाषा में कहे तो सरकार का मुनीम है। सारा हिसाब किताब रखना, खर्चा बेचना करना, इतना ही बस। हम मुनीम जो हमारे जमाने पहले होता थे ना, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका, तो वही काम यहां पर भी है, सारा खर्चा देखना इत्यादि इत्यादि, कि कैसे चीजें बेची जाएंगी, खरीदी जाएंगी, क्या होएगा। तो अब जो है सरकार ने डॉक्यूमेंट बनाया, दे दिया आरबीआई को, आरबीआई बेच रही है। आरबीआई इसको बेचती, जब पहली बार बेचा तो प्राथमिक मार्केट, जब दूसरी बार बेचा गया तो द्वितीयक बाजार। तो बॉन्ड क्या समझ में आ गया? बॉन्ड बोलिए या इसी को बोलिए आप सरकारी प्रतिभूति, बात एक ही है। प्रतिभूति को अंग्रेजी में बोलते हैं सिक्योरिटीज। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलिए, सरकारी प्रतिभूति बोलिए, या गवर्नमेंट बॉन्ड बोलिए, बात एक ही है। गवर्नमेंट बॉन्ड बोलिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलिए, बात एक ही है। इसको शॉर्ट फॉर्म में जी सेक भी कहा जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी शॉर्ट फॉर्म है जी सेक, जी से गवर्नमेंट और सेक से सिक्योरिटीज। सो जी सेक बोलिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलिए, गवर्नमेंट बॉन्ड बोलिए, बात एक ही है। अलग इसमें कुछ और चीजें भी हम आगे एक आध रेफरेंस और लेंगे। तो बात क्लियर हो गई। अब सरकार जब ये जारी करती, यहां पर एक चीज और समझने की जरूरत है। जो कर्ज लिया जाता है वो, उसको हम दो हिस्से में बांट सकते हैं। क्या वो कर्ज 1 साल से कम समय की अवधि का है या 1 साल से ज्यादा की अवधि का है? एक बैलेंस, एक फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। अगर कोई भी कर्ज ऐसा है, ध्यान सुनिए, मुझे बताइए बात स्पष्ट हो रही कि नहीं। अगर कोई भी कर्ज ऐसा है जो 1 साल से कम की समयावधि का हो, 1 साल से कम की समयावधि का हो, मतलब 1 साल के अंदर ही वो सेटलमेंट हो जाएगा, कर्जा लिया और 1 साल के अंदर ही वापस कर दिया ब्याज के साथ, जो भी उसका ब्याज बना, जैसा भी बना। अगर 1 साल के अंदर लिया गया हो, तब हम उसको बोलते हैं, ऐसे किसी भी ऋण को या ऐसे किसी भी लेन देन को जो 1 साल के अंदर सेटल होता है, उसको हम बोलते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट का आशय क्या हुआ? 1 साल के अंदर जो लेन देन सेटल हो रहा हो। और अगर 1 साल से ज्यादा का है तो उसको बोलते हैं पूंजी मार्केट या पूंजी बाजार। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जान रहे हो कि पूंजी इत्यादि की गणना हम एक फाइनेंशियल ईयर के संदर्भ में देखते हैं, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक में। सो पूंजी बाजार का मतलब जब कर्जा 1 साल के लिए लिया गया हो, 1 साल से अधिक के लिए। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आरबीआई ने मनी मार्केट में 5 वर्ष की समयावधि का बॉन्ड जारी किया। गलत। आरबीआई ने मनी मार्केट में 90 दिन की समयावधि का डॉक्यूमेंट जारी किया। सही। 180 दिन की समयावधि का डॉक्यूमेंट जारी किया। सही। 364 दिन की समयावधि जानकारी की। सही। तो मनी मार्केट हो गया, और ये सब में होता है। स्टॉक मार्केट में भी हम इसको समझेंगे कि मनी मार्केट का मतलब 1 साल के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो जाए, और पूंजी का मतलब जब 1 साल से ज्यादा का टाइम हुआ सेटलमेंट में। तो 2 बातें आपको समझ में आ गई। एक तो कि सरकारी प्रतिभूति क्या है, सरकारी प्रतिभूति क्या। अच्छा, यही बॉन्ड अगर कोई कंपनी जारी करती है, ध्यान सुनिएगा, अगर यही बॉन्ड कोई कंपनी जारी करती है, तब उसको हम बोलते हैं डिबेंचर। इस पर भी थोड़ी बाद में आएंगे कि डिबेंचर क्या है। बॉन्ड जारी किया गया सरकार द्वारा, डिबेंचर जारी किया गया प्राइवेट द्वारा। वही अंतर जो मेरा और विश्वविद्यालय के टीचर में है। सिंपल, दोनों पढ़ा रहे हैं, दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन फर्क कहां है? हम डिबेंचर हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। उसमें रिस्क कम है, उनका विश्वसनीयता ज्यादा है। हमारे में हो सकता है विश्वसनीयता उतनी ना हो।
जबकि अब दुर्भाग्य से है उल्टा बिल्कुल, नो खैर। सो ये एक अलग बात है, मैं दुर्भाग्य बोल रहा हूं क्योंकि कायदे से उस व्यवस्था को ठीक से काम करना चाहिए था। जी गोल्ड बॉन्ड, हाँ भी आएंगे, सब आएगा सर, चिंता मत करिए, धीरे धीरे अभी तो स्टार्टर शुरू हुआ है ना, अभी और भी खाना भी आएगा, डेजर्ट भी आएगा, सब आएगा धीरे धीरे। ऑलराइट, स्टार्टर समझते हैं ना जो शुरू में खाते हैं, तो अभी स्टार्टर शुरू हुआ, फिर अभी बहुत सारी बातें और आएंगी। तो एक तो ये हो गया आपका जो मनी मार्केट और एक हो गया पूंजी मार्केट। अब जरा ध्यान सुनिएगा मुझे, अगर सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी मनी बाजार में जारी की जाए, मनी बाजार में, तो ऐसा सिर्फ भारत सरकार ही कर सकती है, राज्य सरकारें नहीं कर सकती। भारत सरकार ही सिर्फ मनी मार्केट में सरकारी प्रतिभूतियां जारी कर सकती है, राज्य सरकारें नहीं। और अगर भारत सरकार जारी करती है तो वो कितने दिन की होती है? सामान्यतः 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। ऐसी प्रतिभूतियों को कहा जाता है ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल या टी बिल। सो टी बिल क्या हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं, टी बिल एक दीर्घावधि का ऋण व्यवस्था है। ये पिछले साल का क्वेश्चन है, पिछले उसके पिछले साल का, कि टी बिल एक दीर्घावधि का कब वो है। ये अब ये गलत हो गया, क्योंकि टी बिल कब का है? शॉर्ट टर्म है, मनी मार्केट में जारी किया जाता है। ट्रेजरी बिल मनी मार्केट में जारी होते हैं। टी बिल सिर्फ राज्य सरकारें ही जारी करती हैं, गलत है। टी बिल सिर्फ केंद्र सरकार जारी कर सकता है। 91 दिन के हो सकते हैं, 182 दिन के हो सकते हैं और 364 दिन के हो सकते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई? एक बात यहां पर और समझते हैं, टी बिल जारी कैसे होते हैं। मान लीजिए ये एक ट्रेजरी बिल है 100 रुपए का, इसका अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपए। 100 रुपए का ट्रेजरी बिल है, 91 दिन का, 91 दिन या 3 महीना जिसको आप बोल सकते हो मोटा मोटा, 91 दिन का ये ट्रेजरी बिल है 100 रुपए का। तो ये जारी कैसे होगा? जब मैं इसको खरीदने जाऊंगा तो ये मुझे मिलेगा मान लीजिए 98 रुपए में या 97 रुपए में। ये मुझे मिला कितने में? 98 रुपए में। जब 3 महीना पूरा हो जाएगा और मैं इस डॉक्यूमेंट को लेकर आरबीआई के पास जाऊंगा तो आरबीआई मुझे 100 रुपए वापस कर देगी। ये 2 रुपए मेरा मुनाफा हो गया। बात समझ में आ रहा है? खरीदा कितने में? 98 में, मिला कितना? 100। तो 3 महीने का मुनाफा 2 रुपए। तो ये जो ट्रेजरी बिल होते हैं ये कैसे जारी किए जाते हैं? अंकित मूल्य से कम पे जारी होते हैं और मैच्योरिटी पर अंकित मूल्य मिलता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? अंकित से कम मूल्य पे जारी हुए और मैच्योरिटी पे क्या मिल गया? अंकित मूल्य। तो वो जो है, जो अंतर आया वो आपको लाभ मिला, वो जो अंतर है वो लाभ मिला। एक चीज यहां पर और समझ लेते हैं, बहुत पहले क्या होता था, जब ये बॉन्ड का प्रक्रिया शुरू हुआ कॉमर्शियल और सरकारों द्वारा 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। जी सर। वो आरबीआई डिसाइड करेगा ना कितने में बेच रहे हैं। अब उस पर भी और बातें, उसको भी समझेंगे अभी धीरे धीरे। अब यहां पे एक बात और समझते हैं, बहुत पहले क्या होता था, जब शुरुआती में 1890, 1920, 15 जब इस तरह के बॉन्ड जारी होते थे, तो मान लीजिए बॉन्ड जारी किया है मैंने, 100 रुपए का बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड पे ब्याज मिलना होता था, मान लीजिए 5 साल का है, तो इस पे 1 2 3 4 5 हमने कूपन जोड़ दिए, 5 कूपन जोड़ दिए। अब मान लीजिए 100 रुपए पे 8% का ब्याज था वार्षिक 5 वर्ष के लिए, तो इस कूपन पे 8 रुपए लिख दिया, इस कूपन पे 8 रुपए लिख दिया, इस पे 8 रुपए लिख दिया। बहुत पहले ऐसा होता था जब सब कुछ मैनुअल था। तो मैं करता क्या था, ये ध्यान से देखिए, ये भी उसी जगह ऋण हुआ कि पहले आप ब्याज पा रहे हो, बाद में मूलधन मिल रहा है। तो मैंने बॉन्ड खरीदा, तो मतलब मैंने 100 रुपए किसी पार्टी को दे दिए, मुझे ये डॉक्यूमेंट पूरा मिल गया। 1 साल पूरा हुआ, मैं एक इसको लेके जाता था एक कूपन को, और मुझे 8 रुपए दे देते थे। फिर अगला साल आया, इसको लेके गए, 8 रुपए मिल गए। फिर अगला साल आया और जब सारे कूपन पूरे हो गए तब इसको लेके गए और मुझे 100 रुपया मिल गया।
यही कारण है कि बहुत पहले से जो केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दिया जाता है उसको हम बोलते हैं कूपन। कारण ये है उसका कूपन। ये जानकारी मुझे मिली सतीश देवधर की किताब से। सतीश देवधर IIM अहमदाबाद में पढ़ाते हैं, उनकी किताब है डे टू डे इकोनॉमिक्स, उसमें मुझे एक्सप्लेनेशन मिला और चूंकि बहुत जस्टिफाइबल सोर्स से आया तो मुझे लगा कि हाँ बात लॉजिकल भी लग रही। अभी भी आप देखते हो बहुत से जगहों पे कूपन मिलता है, सुडक्सो का कूपन, ये कूपन वो कूपन, और आप जाते हो तो प्रदर्शनी वगैरह में देखा होगा स्कूल में कूपन मिल गया, गए फाड़ के कूपन खरीद लिया। तो वही ऐसे शुरुआत में ऐसे ही कंसेप्ट था। मैंने अगर आपको बताया था ना कि विकास के क्रम में सब दोहराते हैं, तो स्कूल वगैरह में दोहराने का मतलब वही है कि हाँ ऐसा कुछ व्यवस्था रही होगी। तो कूपन मिलता था, इसीलिए इसको कूपन कहते हैं। अब इसको आप ना भी ध्यान रखें तो इतना ध्यान रखिए कि RBI की जबान में कूपन बोला जाता है, ब्याज नहीं बोलते। तो आप मुझे बताओ, ट्रेजरी बिल पर कोई कूपन मिल रहा है? नहीं, कूपन नहीं मिल रहा है, डिस्काउंट पे जारी हो रहा है। इसीलिए ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड। अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ कि जीरो कूपन बॉन्ड दीर्घावधि के बॉन्ड्स होते हैं। एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछ दिया उन्होंने, एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ स्पष्टता आपकी पता चल गई। जीरो कूपन बॉन्ड शॉर्ट टर्म के होते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, लॉन्ग टर्म नहीं है, डिस्काउंट पे जारी होते हैं। ये सारे बॉन्ड्स किस पे? डिस्काउंट पे जारी हो रहे हैं। तो ट्रेजरी बिल कितने दिन का हो गया? 91 दिन का, 182 दिन का, 364 दिन का। ठीक। अगर राज्य सरकार की बात करें तो क्या जारी कर सकते हैं? नहीं। अच्छा, ये तो शुरुआत की व्यवस्था थी। 2010 से यह सोचा गया कि 91 दिन से कम का भी तो कुछ होना चाहिए। मान लीजिए 91 दिन के से कम की जरूरत पड़े तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्रेजरी बिल 91 दिन से कम के लिए जारी किया जाए। अगर वो 91 दिन से कम का है तो उसको नाम देते हैं कैश मैनेजमेंट बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, CMB। अब CMB क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जानते हो कि हम कैश मैनेजमेंट करते हैं एक क्वार्टर में, 90 दिन में। अगर 90 दिन से कम का है तो उसी में मैनेजमेंट हो गया ना, इसलिए इसको नाम देते हैं कैश मैनेजमेंट बिल। ये व्यवस्था भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू की थी 2010 में कि जरूरत पड़े तो ये सब तरीके थे जिसकी वजह से हमें उस समय इतना नुकसान हुआ नहीं। ये अलग बात है कि हाँ उनको उसका क्रेडिट नहीं दिया आप लोगों ने, जितना काम उन्होंने किया उतना क्रेडिट उनको मिला नहीं। ठीक है, कोई नहीं, कैश में शायद ऐसे लोग क्रेडिट के लिए चक्कर में भी नहीं पड़ते। ये मैंने नोटिस किया, एक पॉइंट के बाद आपको क्रेडिट का मोह रह नहीं जाता। आपको लगता है मैंने काम अपना ठीक से कर लिया, बहुत है। आपको एक्नॉलेज करे ना करे उनका सरदर्द। एक पॉइंट के बाद सच में ऐसी स्थिति आती है कि लगता है अगर आपने काम ठीक से कर लिया वही अपने आप में काफी है, बाकी कोई कहे अच्छा ना कहे उनकी मर्जी। सो कैश मैनेजमेंट बिल जो है ये एक अच्छा कंसेप्ट था कि शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो जाती है। CMB भी बिल्कुल ट्रेजरी बिल जैसा ही होता है, सब कुछ वही डिस्काउंट पे जारी होता है, सिर्फ केंद्र सरकार जारी कर सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये 90 दिन से कम होते हैं, 91 दिन से 91 दिन से कम होते हैं, बस जबकि वो सब 91, 182 और 364 दिन के होते हैं। बात क्लियर हो गई? ये बात तो रही भारत सरकार की। क्या कंपनी भी कुछ ऐसा जारी कर सकती है मनी मार्केट में? हाँ, अगर कंपनी जारी करे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो 1 साल के अंदर सेटल हो जाए, उसको बोलते हैं कॉमर्शियल पेपर। वो भी डिस्काउंट पे ही जारी होता है, सब कुछ वैसे ही रहता है, कॉमर्शियल पेपर। तो कॉमर्शियल पेपर कौन जारी करता है? कंपनी द्वारा जारी करता है। लेकिन कौन सी कंपनी जारी कर सकती? जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी हो, प्राइवेट कंपनियां जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी हो। क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें कोई गारंटी वारंटी नहीं है, नॉन सिक्योर लोन है, नॉन सिक्योर लोन है, कोई गारंटी नहीं ली गई है। ऐसे में क्रेडिट रेटिंग कंपनी की बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैं अगर जाऊंगा सेबी से कहने की बॉस मुझे ऑर्डर कर दो कि कॉमर्शियल पेपर जारी करूं, सेबी मना कर देगा, रतन टाटा जारी कर सकते हैं। तो कॉमर्शियल पेपर सिर्फ वही कंपनियां जारी कर सकती हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी हो। भारत में ये क्रेडिट रेटिंग, अभी हम बात करें भारत में तो 7 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपने यहां हैं और उन सब का निर्धारण सेबी करता है, सेबी के अंतर्गत वो आती हैं, सेबी उनकी देखरेख करता है। तो हम कॉमर्शियल पेपर भी जारी कर सकते हैं, कंपनियां जारी कर सकती हैं, लेकिन वो वही कंपनी करेंगी जिनका क्रेडिट रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, जिनका रेपुटेशन अच्छा हो। अच्छा, यही काम अगर बैंक करे
मान लीजिए किसी बैंक को पैसे की जरूरत है और उसने ऐसा डॉक्यूमेंट जारी किया 1 साल के अंदर, तो बैंक भी ऐसा कर सकता है सामान्यतः 7 दिन से लेकर 1 साल तक। अगर बैंक ये काम करे तो इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब फिर ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। आरबीआई क्यों लोन लेने लगा? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी किया जाता है बैंकों द्वारा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। दीर्घावधि के लिए कि लघु अवधि के लिए? लघु अवधि के लिए। यह भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, 1 साल से कम के लिए जारी होता है। यह भी शॉर्ट टर्म ही होता है, पर कौन जारी करता है? बैंक। पर यहां ध्यान रखिएगा, कुछ एक वित्तीय संस्थान जैसे नाबार्ड है या सिडबी है या एक्सिम बैंक है, इनको हम आगे और समझेंगे, इनका पूरा वर्गीकरण समझेंगे, बट कुछ एक वित्तीय संस्थान 1 से 3 साल का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी जारी करते हैं। कुछ एक को अधिकार है कि वो 1 से 3, पर कौन? सिर्फ वही वित्तीय संस्थान जो अखिल भारतीय हैं। 5 है ऐसे, एक्सिम, नाबार्ड, सिडबी और इसके अलावा आपका जो है नेशनल हाउसिंग बैंक, और अभी एक नया बना जिसको आप बोलते हो जो है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, NABFID। ये 5 हैं सिर्फ जो 1 वर्ष से 3 वर्ष के लिए भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी कर सकते हैं। तो मैं लाइन बोल रहा हूं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सामान्यतः मनी बाजार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, परंतु अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए इनकी स्थिति 1 से 3 वर्ष की होती है। ये ऐसा आप इसको समझ सकते हैं। तो ये कुछ बात रही कि कैसे मनी मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट जारी किए जा सकते हैं। जी सर। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं कि ओवर लिवरेज नहीं होता सरकारी बॉन्ड। और दूसरी बात ये कि अब सरकार बॉन्ड जारी कब करेगी? जब उनको पैसे की जरूरत होगी तमाम खर्चे के लिए या अपना वित्तीय प्रबंधन करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए वित्तीय घाटा सरकार का ज्यादा है, वित्तीय घाटा का मतलब खर्चा ज्यादा है, आय कम है, तो क्या करेगी? कर्जा लेगी। कर्जा लेगी तो उन सब चीजों के लिए वो बॉन्ड जारी करते हैं। नहीं नहीं, ओवर लिवरेज नहीं होएगा। जनरली गवर्नमेंट के केस में रिस्क कम होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ एसेट्स उसके लिए क्रिएट रहते हैं। ये समझने की जरूरत है कि भारत सरकार के केस में ऐसा नहीं है। हालांकि आप आजकल कुछ एक देशों के लिए कहा जा रहा है, लेकिन देशों के केस में इतनी संपत्ति होती है कि ओवर लिवरेजिंग नहीं होती है, यू नो। सो ये जो है कुछ बात रही। जी सर। हाँ, सब 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 सारे, हाँ, सारे ही बैंक जारी कर सकते हैं। जी, जो तो ब्याज कहां से? मैंने बताया ना कि डिस्काउंट पे जारी हुआ और वो जो अंतर है वो आपका प्रॉफिट हुआ। भाई 100 रुपए की चीज आपको 98 में मिल गई और 90 दिन बाद आप वापस गए तो आपको 100 रुपए वापस मिल गए। आपको आपने 98 रुपए दिए और 100 रुपए आपको वापस मिल गए, वो आपका 2 रुपए लाभ हुआ। लेकिन क्या उन्होंने ब्याज दिया? नहीं, उन्होंने आपको एक ऑफर दिया जिसमें आपको 2 रुपए का लाभ हुआ। अब आप चाहे तो ब्याज कैलकुलेट कर लें कि मेरा जो है 2 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्योंकि 98 भी जोड़ा जाएगा 2 रुपए, ना कि 100 पे। ध्यान रखिएगा, 98 के हिसाब से 2 रुपए जोड़ेंगे ना प्रॉफिट, तो थोड़ा ज्यादा आया, जो भी आया 2.3 2.4 जो भी बने, है ना। ये लॉजिक समझ में आया आपको? आप चाहे तो जोड़ सकते हैं कि 98 रुपए मुझे 2 रुपए का फायदा हुआ तो इतने % का ब्याज मिला इतने दिन के लिए, लेकिन वो ब्याज नहीं बोला जाता। वो ये कहते हैं कि हम इसको डिस्काउंट पे जारी करते हैं और आप इस पैसे को इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जी सर। वो उसके ऊपर है, डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। खरीदने वाले ज्यादा है तो 98 से ज्यादा में देगा, खरीदने वाले कम है तो डिपेंड करेगा। वो तो डिपेंड करता है ना कि आपकी दूसरे से डील कैसे हो रही है। यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि अब इनका सवाल ये है कि 98 रुपए में मैंने ये बॉन्ड खरीद लिया, ये बॉन्ड मैंने 98 रुपए में खरीद लिया और 90 दिन बाद मैं जब इसको आरबीआई के पास ले जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा बॉस, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी है कि समझ में आ गए तो बहुत आसान, नहीं समझ में आए तो बहुत मिसलीड करती हैं।
मैंने कहा 98 रुपए में मुझे चीज मिली और 90 दिन बाद मुझे इसके 100 रुपए मिलेंगे, तो मेरा 2 रुपए का फायदा। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये चीज 98 रुपए की किसी और को बेच दूं, तो किसी और को जब बेचूंगा तो कितने बेचूंगा, ये डिपेंड करता है कि इस बॉन्ड को खरीदने वाले कितने हैं। अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बॉन्ड को 99 में खरीदने को तैयार हैं, 99.5 में खरीदने को तैयार हैं, तो मुझे तो फायदा हो गया। और वो क्यों खरीदेंगे? क्योंकि उनको लग रहा होगा कि यार वो मिस कर गए, बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, सेफ अपॉर्चुनिटी है। अब इसे आजकल असुरक्षा का माहौल बना हुआ है, तो आदमी सोच रहा है सरकारी बॉन्ड ज्यादा सेफ है, उधर ही चलते हैं। और अगर इसको खरीदने वाले लोग नहीं है तो जाहिर सी बात मैं सस्ते में बेचूंगा। अगर मैं बेचना चाह रहा हूं तो या तो मैं होल्ड करूं या सस्ते में बेचूं। क्योंकि आपको पैसा आज चाहिए, वो मिलेगा 90 दिन के बाद। मुझे पैसा आज चाहिए, आज मेरे पास, ये मैंने बॉन्ड खरीदा अभी 10 दिन हुए हैं, अभी 10 ही दिन हुए, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा भाई साहब ये मेरे पास बॉन्ड है, 100 रुपए मिलेंगे, इसको रख लो मुझे तुम एक काम करो, 98 रुपए का था, 98 दे दो, तुम अपना 100 रुपए ले लेना। तो आपको लगेगा ठीक है, मेरा भी 1.5 रुपए का मुनाफा हो गया। कर सकते हैं कि नहीं? तो ये सब होता है सिस्टम में। तो आपने बॉन्ड क्यों खरीदा बेचा? क्योंकि उसमें इक्वेशन ऐसी बनी। अब मुझे मान लीजिए मैंने खरीदा, मुझे लग रहा है कि मेरा पैसा, अभी मुझे पैसे की जरूरत है, तो अभी तो मुझे आरबीआई पैसा देगा नहीं, तो मैंने किसी और को बेच के अपना पैसा खाली कर लिया। अब किसी और को जब बेचूंगा, तो किसी और को जब बेच रहा हूं तो किस रेट पे खरीदेगा, ये डिपेंड करेगा कि उसको और कौन कौन से विकल्प है, और कौन कौन से विकल्प है वो निर्धारित करेगा किस रेट पे खरीदेगा। हाँ, आएंगे उस पर कि कौन खरीदेगा, कहां खरीदा जा सकता है। सब डिजिटल है आजकल, सब डिजिटल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस कंप्यूटर पे आइए। ऑलराइट, स्टॉक मार्केट, वो स्टॉक मार्केट सरकारी है, वो आरबीआई पे। हाँ सर। क्या हो गया? अब ब्रेक 28 मई के बाद लीजिएगा। नहीं, मैंने जितना आपको बताया बहुत अच्छे से, बहुत कम शब्दों में यहां पर आरबीआई ने लिखा हुआ है, तो इधर उधर क्यों जाना। मैंने देखा यही चीज किताबों में आप कितने पेज में दिखती है, यहां पर एक पेज में सारी बात लिखी हुई है। इन्होंने पूछा व्हाट इज ए बॉन्ड, ये वही बात, एक अच्छा राइटर कौन है जो पहले सवाल पूछे और बाद में बताए। तो बॉन्ड क्या होता है, पहले सवाल पूछा है कि बॉन्ड क्या होता है, तो जवाब आ रहा है अ बॉन्ड इज ए डेट इंस्ट्रूमेंट, एक तरह की ऋण व्यवस्था है, इन विच एन इन्वेस्टर लोन्स मनी टू एन एंटिटी, किसी आदमी को कोई पैसा दे रहा है, बी इट कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट, विच बोरोज द फंड फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। वही बात की बॉन्ड क्या, एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति किसी को ऋण दे रहा है, ऋण किसको, कॉर्पोरेट को या सरकारों को, क्योंकि बड़ी मात्रा में है। व्यक्तिगत होगा तो प्रोमिसरी नोट, सरकारों या कॉर्पोरेट को दे रहा है। एंड वो क्यों कर ले रही है, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को फिनांस कर पाए, अपनी जो भी गतिविधियां उसके लिए पैसा एकत्रित कर पाए। What is a government security? A government security is a tradable instrument. Tradable है, मतलब आपस में खरीदा बेचा जा सकता है। Issued by central government or the state governments. G6 सबके लिए बोला जाता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। It acknowledges the government debt obligation. ये एक्नॉलेज करता है कि सरकार ने इतना कर्जा लिया हुआ है आपसे। Debt obligation. Such securities are short term also. शॉर्ट टर्म हो सकती है, यूजुअली कॉल्ड ट्रेजरी बिल विद ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर। तो अगर 1 साल से कम है तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, और अगर लंबे समय के लिए तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म। अब देखिए कुछ एक किताबों ने लिखा है, मैंने यूपीएससी को ऐसी गलती करते नहीं देखा, इवन स्टेट सर्विसेज को भी गलती करते नहीं देखा। किताबों में तो मैं उनकी विंस एंड फैंसीज का जिम्मेदार नहीं हूं, इसलिए सीधे सीधे आरबीआई से दिखा रहा हूं आपको। वो ये कहते हैं कि G6 सिर्फ बोला जाता है पूंजी बाजार वाले को। यहां साफ साफ G6 की हेडिंग देके लिखा उन्होंने कि सच सिक्योरिटीज कुड बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म।
चाहे ट्रेजरी बिल हो, चाहे पूंजी बाजार में हो जिसको डेटेड सिक्योरिटी कहते हैं, चाहे राज्य द्वारा दिया गया हो, गोल्ड बॉन्ड हो, इन सब को जी से कहा जाता है। ट्रेजरी बिल देखिए क्या लिखा हुआ है, अब आप बताइए, लाइन आपको क्लियर हो रही गई। ट्रेजरी बिल्स और टी बिल्स विच आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये सब समझ में आ रहा है क्या मतलब इसका? विच आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ कौन कर रहा है इसको? भारत सरकार, राज्य सरकारें नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड आर प्रेजेंटली इश्यूड इन 3 टेन्योर, 91 दिन, 182 दिन, 365 दिन। ट्रेजरी बिल्स आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज। अब इससे बढ़िया क्या लिखे आरबीआई आपके लिए, बताइए। इसके बाद वही बचता है कि घर पे आके समझाए, यू नो। ट्रेजरी बिल आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज, जीरो कूपन सिक्योरिटीज है एंड पे नो इंटरेस्ट, इंस्टेड दे आर इश्यूड ऑन अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड ऑन एट द फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी। वही जो मैंने एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल मैंने भी इस्तेमाल किया है, तो एग्जांपल मेरा नहीं था, इन्हीं का है कि 100 रुपए की चीज है, 98 रुपए मिल गई। मैंने थोड़ा सरलीकृत कर दिया, 98 20 के बजाय। वो परसेंटेज पे फोकस कर रहे थे, मैं नंबर पे फोकस कर रहा था। 98 रुपए मिल गई और जो है 98 रुपए की चीज आप मैच्योरिटी पे आपको 100 रुपए वापस मिल गया, 2 रुपए आपका प्रॉफिट है। वही चीज इन्होंने लिखी हुई है। यहां ये भी लिखा हुआ कि 2010 में कैश मैनेजमेंट बिल भी लाया गया by the government of India in consultation with RBI, a new short-term instrument known as cash management bill to meet the temporary mismatches. The CMBs have the generic feature of treasury bill and are issued for maturity of less than 91 days. 91 दिन से कम के लिए इशू किए जाते हैं। तो ट्रेजरी बिल समझ में आ गया, सीएमबी समझ में आ गया। इसी तरह से मैंने पता है, कंपनी जारी करे तो कमर्शियल पेपर, और अगर बैंकों द्वारा जारी हो तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में कहे जाते हैं। कुछ कुछ ऐसा दिखता है, जैसे ये मान लीजिए फीचर है, उस पर लिखा होगा ये कूपन है, जारी किसने किया है, किस डेट को जारी किया है, कितनी मैच्योरिटी, कब कब ब्याज दिया जाएगा। तो इस तरह से कुछ दिखाई पड़ता है। ये सारा डेटा मेंटेन होता है पीडीओ। इसी में अर्शद मेहता ने खुराफात की थी। वो पहले रजिस्टर हुआ करता था, तब तो डिजिटल है, पहले रजिस्टर हुआ करता था, तो उसमें जानबूझ के इंटरव्यू मिसमैच करवा देते थे, और वो बैंक रिसीट लेके फिर जो है आपस में उसको स्टॉक मार्केट में यूज किया। तो ये जो है एक इन्होंने दिया हुआ है कि कैसे ये जारी होता है। अगर हम बात करें मनी मार्केट में, बात क्लियर हुई? एक छोटा सा यहीं पर, बल्कि उसमें आगे डिटेल में होगा, पर फिर भी मैं शॉर्ट उसमें ले चल रहा हूं आपको कि जो है एक बार इसको देख लेते हैं, फिर ब्रेक ले लेंगे अगर आपको जरूरत है तो, है ना? हाँ, ब्रेक बंद कर दें? एक मिनट बस। ये हालत है, आरबीआई का नोटिफिकेशन नीचे है, बताइए। तो अगर आप देखें यहां पर, तो एक मिनट में बस वो डॉक्यूमेंट में आपको दिखा दो कि सीडीज होते क्या है। इन्होंने उसकी डिफिनीशन दी हुई है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में बी इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन जारी करता है? जितने भी वाणिज्यिक बैंक है। इन वर्गीकरण को और आगे देखेंगे कि क्या होते हैं ये, पर वाणिज्यिक बैंक द्वारा इशू किए जाते हैं। और ये जो है टेन्योर भी उन्होंने दिया हुआ कितने समय के लिए होता है। नहीं, आपकी तरह ये भी अधीर हो रहा है। ऑलराइट, सो
यहां पे देखिए, द टेन्योर ऑफ सीडीज एट इशुएंस शैल नॉट बी लेस देन 7 days एंड शैल नॉट एक्सीड 1 year। ये 7 दिन के लिए उससे लेकर 1 साल के लिए हो सकते हैं। बैंकों द्वारा जारी किए थे 5 लाख के मल्टीपल में जारी किए जाते हैं, मतलब न्यूनतम धनराशि कह सकते हो 5 लाख है, उसके मल्टीपल में जारी किए जाते हैं। और ये सब कुछ जो है इसका पूरा रिकॉर्ड सेबी के पास मेंटेन हो जाता है कि हाँ इतना पैसा लिया गया वगैरह वगैरह। तो एक गाइडलाइन उन्हें दी हुई है कि हाँ सीडीज कैसे है और कैसे उसको किया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में तो सीडीज क्या है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, जनरली शॉर्ट टर्म। इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे कुड बी लॉन्ग टर्म। वो एक स्पेशल कैटेगरी इशू है कि हाँ जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए लॉन्ग टर्म, पर लॉन्ग टर्म भी कितना, 1 से 3 साल, 3 साल तक। तो इसको आप बोलते हो कि ये मनी मार्केट की बातें नहीं। हाँ सर, हाँ कर्ज लिया है, बिल्कुल, क्यों नहीं शामिल होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये ग्राहकों की तरफ से नहीं होएगा, है ना, ये ग्राहकों की तरफ से नहीं है, ये थर्ड पार्टी दिखाया जाएगा कि हमने फला एक्सचेंज के माध्यम से लिया हुआ। तो बिल्कुल डिटेल में शामिल होता है, इतना पैसा तो उनको देना ही है, इसमें ब्याज दर, ब्याज धनराशि अलग होगी। चलिए, तो ये बात रहा कि ओवरऑल क्या स्थिति है मनी मार्केट में। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस तरफ आएंगे, फिर समझेंगे क्या है कैपिटल मार्केट में, कैसे जारी किया जाता है और क्या बातें हैं। जी कुछ पूछना है? एसबीआई जारी करेगा, पर पूरा रिकॉर्ड जो है वो सेबी के नियमों के अंतर्गत रखा जाएगा। रिकॉर्ड भी तो कहीं मेंटेन होगा। अभी चीजें खुद स्पष्ट हो जाएंगी, थोड़ा पहले और बेहतर भी समझेंगे क्रमबद्ध तरीके से, तो अपनी बात जो है समझ में आने लगेगा। पहले तो आपको समझ लीजिए कि दस्तावेज क्या होते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे इस दस्तावेज का रख रखाव कैसे होता है, आप कैसे खरीद सकते हो, आप खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते हो, खरीद सकते हो तो कैसे खरीद सकते हो, इत्यादि इत्यादि सारी बातें होंगी। हम आपको खरीदवा के जाएंगे, चिंता मत करिए। ऑलराइट, क्या चीज? नहीं नहीं कर सकता है, जरूरत नहीं। नहीं, एसबीआई भी जारी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं, वाणिज्यिक बैंक है ना, एसबीआई वाणिज्यिक बैंक है, तो एसबीआई भी जारी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमर्शियल बैंक सारे, चाहे वे एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, सब जारी कर सकते हैं। और जितना बड़ा बैंक होगा उसके पास कर्ज लेने वाले भी तो उतने हैं, तो उसको भी तो फंड चाहिए। मान लीजिए जमा करता हूं, उतना फंड नहीं मिला, तो जारी करके वहां से ले लेगा फंड। अभी उस पे आएंगे, वो वर्गीकरण अब मैं समझ रहा हूं कि जब हम बात करते हैं वाणिज्यिक बैंक की, तो पूरा एक विन्यास है। वाणिज्यिक बैंक का आशय उन बैंकों से होता है जो प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हैं, उनको आप बोलते हो वाणिज्यिक बैंक। वो सरकारी बैंक भी हो सकते हैं, जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, 12 है ऐसे। वो निजी बैंक भी हो सकते हैं, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ऐसे 22 हैं। वो सरकार, विदेशी बैंक भी हो सकते हैं, जैसे बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी बैंक, ऐसे हमारे पास 46 हैं। तो 12, 22, 46, इन सबको आप क्या बोलोगे कि ये वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है। वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी हो सकते हैं, जैसे सर्व यूपी ग्रामीण, प्रथमा, ऐसे हमारे पास 43 है, ये भी वाणिज्यिक बैंक है। वो लघु वित्त बैंक भी हो सकते हैं, जैसे एयू बैंक, ऐसे हमारे पास 11 है। वो पेमेंट बैंक भी हो सकते हैं, जैसे पोस्ट पेमेंट, पेटीएम, ऐसे हमारे पास 6 है। तो ये पूरा लंबा चौड़ा कारोबार है कि कितने हैं, इन सबको मिला के वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। ऑलराइट, सो जो है हम बात कर रहे थे कि कैसे ये बॉन्ड का मार्केट, कुछ चीजें लिख लेते हैं साथ में ताकि रिवीजन भी हो जाएगा, और फिर आगे देखेंगे कि पूंजी बाजार में क्या होता है। फिर तो आप हेडिंग दे सकते हैं अब कि विभिन्न प्रकार की ऋण पत्र, विभिन्न प्रकार के ऋण पत्र या डेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, विभिन्न प्रकार के ऋण पत्र, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ऋण पत्र। ऋण पत्रों से आशय
उस लिखित दस्तावेज से है, ऋण पत्रों से आशय उस लिखित दस्तावेज से है लिखित दस्तावेज से है जिसके द्वारा ऋणों का लेन देन, ऋणों का लेन देन किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। इसमें पहली हेडिंग दे सकते हैं प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट्स। प्रोमिसरी नोट से आशय उस ऋण दस्तावेज से है, प्रोमिसरी नोट से आशय उस ऋण दस्तावेज से है, उस ऋण दस्तावेज से है। कौन जारी करेगा? लेने वाला या देने वाला? उस दस्तावेज से जो ऋण लेने वाले पक्ष द्वारा, जिसको डेटर भी बोलते हैं अंग्रेजी में, ऋण लेने वाले पक्ष द्वारा, ऋण लेने वाले पक्ष द्वारा, ब्रैकेट में डेटर, DEBTOR, ऋण लेने वाले पक्ष द्वारा या डेटर द्वारा जारी किए जाता है, द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसमें जिसमें दोनों पक्षों का विवरण, दोनों पक्षों का विवरण, दोनों पक्षों का विवरण तथा ऋण की समयावधि ब्याज दर, ऋण की समयावधि ब्याज दर, ऋण की समयावधि ब्याज दर इत्यादि विवरण उपलब्ध होते हैं, इत्यादि विवरण होते हैं, इत्यादि विवरण उपलब्ध होते हैं, इत्यादि विवरण उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध होते हैं। अर्थात यह एक प्रकार का व्यक्तिगत, अर्थात यह एक प्रकार का व्यक्तिगत दस्तावेज होता है, दस्तावेज होता है। प्रोमिसरी नोट के संदर्भ में, प्रोमिसरी नोट के संदर्भ में धारक का विकल्प, धारक या बीरर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, धारक का विकल्प उपलब्ध नहीं होता, धारक का विकल्प उपलब्ध नहीं होता, किसी तीसरे पक्ष को नहीं दिया जा सकता है, उपलब्ध नहीं होता, होता। एक नोट की तरह लिख लीजिए। इसके विपरीत, इसके विपरीत या प्रोमिसरी नोट के विपरीत, प्रोमिसरी नोट के विपरीत विनिमय पत्र, प्रोमिसरी नोट के विपरीत विनिमय पत्र, विनिमय पत्र या बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र या बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र या बिल ऑफ एक्सचेंज से आशय, बिल ऑफ एक्सचेंज से आशय उस पत्र से है जिसमें, जिसमें ऋण देने वाला पक्ष, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रेडिटर, ऋण देने वाला पक्ष या क्रेडिटर, ऋण देने वाला पक्ष या
क्रेडिटर, क्रेडिटर जिसमें ऋण देने वाला पक्ष या क्रेडिटर विभिन्न प्रकार के विनिमय के आदेश देता है। विनिमय के आदेश देता है, आदेश देता है। विनिमय पत्रों के संदर्भ में धारक, विनिमय पत्रों के संदर्भ में, विनिमय पत्रों के संदर्भ में धारक का विकल्प उपलब्ध होता है। पत्रों के संदर्भ में धारक का विकल्प उपलब्ध होता है। विनिमय पत्रों के संदर्भ में धारक का विकल्प उपलब्ध होता है, उपलब्ध होता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हुंडी, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हुंडी एक प्रकार का विनिमय पत्र माना जाता है, एक प्रकार का विनिमय पत्र माना जाता है। माना जाता है। चेक इत्यादि भी विनिमय पत्र के उदाहरण हैं। चेक है, डिमांड ड्राफ्ट है, वो सुनो इस तरह की जो है, इत्यादि भी विनिमय पत्र के उदाहरण हैं। हुंडी जो है तो विनिमय पत्र तो तीसरे पक्ष आपको दे ही सकते हैं, वो तो लिखा ही है आपने। हाँ तो जब, हाँ बिल्कुल हुंडी दे सकते, हुंडी था इसीलिए कि हाँ इनको दे दीजिए, इनके बिहार पे इनको दे दीजिए, इत्यादि इत्यादि। हाँ था, अब हुंडी कौन इस्तेमाल करता है? नहीं, आज के समय में विनिमय पत्र में ये है आपका, है ना, चेक इत्यादि है, चेक इत्यादि है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हुंडी विनिमय पत्र था। हाँ, अब जब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य लिखेंगे तो है भी बोल सकते हैं, ऐसा मतलब मैं भाषा इस पे नहीं जा रहा हूं। हालांकि मैं आपको बताऊं, हुंडी अभी हाल फिलहाल में जहां और भी दिखा था, पौंडी चड्ढा के केस में, पौंडी चड्ढा जी, स्वर्गीय पौंडी चड्ढा जी, है ना, उनके केस में भी उनके घर से कुछ हुंडी प्राप्त हुई थी। तो जो लोग व्यवसाय में जानते हैं, अभी भी चल रहा होता है, वो सब भरोसे पे है कि हाँ एक दूसरे को लिख दिया और वो आपस में ट्रांजेक्ट कर रहे हैं। तो लाइन शायद इनका भाषाई दृष्टिकोण पर है। मैंने कहा, और मैंने आपको पहले बताया, भाषा मेरी ठीक ठाक है, भले मैं बोलूं कुछ भी। अगर मैं कह रहा हूं कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हुंडी को विनिमय पत्र माना जाता है, तो बात बिल्कुल सही है। माना जाता था गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब अपने हिसाब से आप उसको जो है समझ लीजिए। कहने का मतलब ये कि हुंडी जो है वो विनिमय पत्र की तरह देखा जाता था पहले। जब हम लिखेंगे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तो माना जाता है लिखा जाएगा, ऑलराइट, क्योंकि हम पहले एक बार लिख चुके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, है ना। नहीं, बात जमी कि नहीं? ऑलराइट। अच्छा, कोई नहीं, इतना ईपीसी नहीं देख रही है आप कि जो है लैंग्वेज पे क्या है, पर हाँ उसका मर्म क्लियर होना चाहिए। खैर, आप भाषाविद हैं क्या? आपने बीए किस विषय में किया है? बीए इकोनॉमिक्स वाले कब से इतना भाषा के पीछे पड़ गए हैं? ऑलराइट, खैर चलिए, अच्छा है, वैसे है ना, मजाक की बात कर रहा था। हाँ, आगे विनिमय पत्र के उदाहरण है, ऑलराइट। चलिए, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल होगा, ऐसा गेस कर रहे हैं आप। चलिए, उदाहरण है। क्या लिखा आगे? आप लिख सकते हैं कि एक तो हो गया प्रोमिसरी नोट, अगला बंध पत्र या बॉन्ड्स। तो एक तो हमने लिखा प्रोमिसरी नोट, दूसरा ऋण पत्र क्या हो सकता है? बंध पत्र या बॉन्ड्स। मैं आपसे बॉन्ड्स ही बोलूंगा, बंध पत्र नहीं बोलूंगा। एक बार हो गया कि हाँ बंध पत्र, बंध पत्र या बॉन्ड्स। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स एक प्रकार के ऋण दस्तावेज होते हैं जिसमें
बॉन्ड्स एक प्रकार के ऋण दस्तावेज होते हैं जिसमें किसी सरकार या कॉरपोरेट द्वारा बड़ी मात्रा में ऋण लिए जाने हेतु एक अवैयक्तिक, इम्पर्सनल इसको बोलते हैं, एक अवैयक्तिक दस्तावेज तैयार किया जाता है। वो व्यक्तिगत था, ये अवैयक्तिक है। अवैयक्तिक दस्तावेज तैयार किया जाता है, अर्थात सिर्फ ऋण लेने वाले पक्ष का विवरण होता है, सिर्फ ऋण लेने वाले पक्ष का विवरण होता है। लेने वाले पक्ष का विवरण होता है, ये बॉन्ड्स वित्तीय बाजार में खरीदे बेचे जा सकते हैं। वित्तीय बाजार में खरीदे बेचे जा सकते हैं। चाहे तो एक हेडिंग से लिख सकते हैं कि वित्तीय बाजार, एक हेडिंग आप लिख लीजिए वित्तीय बाजार, तो कि एक एक शब्दों में हो जाए क्या होता है ये वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार से आशय उस बाजार से है, अभी डिजिटल भी हो सकता है, कोई स्थान भी हो सकता है। वित्तीय बाजार से आशय उस बाजार से है जहां पर वित्तीय स्रोतों की या वित्तीय स्रोतों का, मुझे थोड़ा भाषा पे और ध्यान रखना होगा, वित्तीय स्रोतों का क्रय विक्रय किया जाता है। एक्सटेम्पोर बोलने में थोड़ी दिक्कत तो रहती है ना, क्योंकि अब मैं यही सेंटेंस बना रहा हूं सामने ही आपके, पर इसको बनाने के पीछे को उद्देश्य, एक बार मुझसे एक विद्यार्थी ने पूछा था जरूर यहाँ नहीं इंग्लिश में कि सर आप एक्सटेम्पोर बोलते हो, खुद ही स्टेटमेंट फ्रेम करते हो, तो कोई खास वजह मतलब, तो मेरा सच बताऊं तो इसके पीछे को उद्देश्य है। मैं अपने विद्यार्थियों को कन्विंस करना चाहता हूं कि इतना मुश्किल भी नहीं है, कंटेंट हो तो इतना हम सब ने पढ़ा है कि लिख लेंगे। कई बार इस बात को लेकर बड़ा चिंतित रहते हो कि कैसे लिखेंगे, अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं, अच्छा इंट्रोडक्शन क्या होता है। जब सब्जेक्ट पता है तो सब हो जाता है। अगर कंटेंट आपको क्वेश्चन पता है तो वो चिंता नहीं कि अच्छा इंट्रोडक्शन क्या है, ये सब उनके लिए चिंता है जिनको आंसर नहीं पता। 7 मिनट में अच्छा आंसर, अच्छा वो सब एक्सटेम्पोर जब आप करते हो तो खुद ही आपको, आप गाड़ी चलाते हो तो ऐसा तो नहीं होता ना सीधे आप 4th गियर में आ जाते हो। किसी से बात करते हो तो पहले हाय हेलो करते फिर बात शुरू करते हैं। इतनी व्यवहारिक समझ सभी को है। तो ऐसा व्यक्ति अगर ये सवाल पूछे कि सर अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे लिखते, तो बड़ा अविवेकी लगता है और ऐसा लगता है कुछ लोग अपने निजी लाभ के लिए शायद चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 7 मिनट में बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन, बहुत अच्छा कंक्लूजन लिखते हैं। आपके पास ये रहा सवाल, ये रहा आंसर, फटाफट। टाइम का है इतना सोचने का कि कंटेंट ही ध्यान में आ जाए, वही बहुत है। तो एक्सटेम्पोर बोलने के पीछे, हालांकि मैं जानता हूं कि इसी चीज को मैं और ज्यादा सुव्यवस्थित करता और ज्यादा बुकिश उसमें लिखता तो ज्यादा और ज्यादा काव्यात्मक लगती मेरी डिक्टेशन आपको, लेकिन यहां उद्देश्य इतना है कि आपको ये कन्विंसिंग हो जाए, आपको नोइंगली अननोइंगली ये आइडिया हो जाता है कि अच्छा, आपने भी देखा कई बार जब फंसते हैं तो हम सीधे अंग्रेजी वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आपके अंदर आना चाहिए सहूलियत की, ठीक है अगर नहीं आया, मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अंग्रेजी वर्ड लिखने की वजह से मान लीजिए 0.25 नंबर उन्होंने काट लिया, पर ओवरऑल क्वेश्चन में 7 नंबर दे दिए तो मैं तो फायदे में रहा। ये तो वही बात होगी ना, व्हाइट बॉल लेकर विकेट लेना। जो लोग क्रिकेटर समझ रहे होंगे, जब कई बार लगता है परेशान कर रहा है, ज्यादा आगे का आगे खेले तो व्हाइट बॉल डलवा देते, एक रन गया लेकिन विकेट आ गया क्योंकि बहुत आगे जाके खेल रहे थे। तो ये स्ट्रैटेजी होती है कि इसका एक, मैं जानता हूं कि शायद
कोई भी कह सकता है जो भाषाविद है या जिनको जानकारी है कि भाई अगर इसी चीज को हम थोड़ा और व्यवस्थित करते, जो मैं टेक्स्ट बोल रहा हूं इसमें भाषाई अशुद्धियां हो सकती हैं और कोई भी बढ़िया ग्रामर का व्यक्ति इसमें बहुत सारी कमियां निकाल भी सकता है, निकाली भी जा सकती हैं। जी सर, लेकिन उद्देश्य इतना, हालांकि इतनी भी नहीं निकलेंगी, चिंता मत करिए, है ना। वो उतना होमवर्क है, उतना अब अभ्यास हो चुका है ना। लेकिन फिर भी ये कहने का आशय सिर्फ इतना है कि ऐसा बिल्कुल संभव है कि आप एक्सटेम्पोर लिख सकते हैं, वो धीरे धीरे आदत में बनता है। अगर आप एक्सटेम्पोर कुछ भी, अब पत्र लिखने जाते हैं तो पहले ड्राफ्ट बनाते हैं क्या, पत्र का लिखना शुरू करते हैं, एक आध गलती होती है उसको काट के ऊपर लिख देते हैं, इतनी कौन सी बड़ी बात। तो इतना क्यों सोचना, इतना क्यों सोचना कि जो है ना, ऐसा तो नहीं था कि पत्र लिखने से पहले पहले ड्राफ्ट बनाते हैं इत्यादि इत्यादि। तो 7 मिनट में गलती हुई, गलती को काट के ऊपर लिख दीजिए, बात खत्म हो गई। इसमें इतना क्या सोचना है कि हाँ भाई गलती थी, सही। थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज करने की जरूरत होती है कि हाँ पहले ये लिखेंगे उसके बाद ये लिखेंगे, और वो धीरे धीरे आता है। जब क्वेश्चन लिखना शुरू करते हो तो आपको पता चलता है पहले किसकी बात कहनी चाहिए, बाद में किसकी बात कहनी चाहिए। उस पर भी काम करेंगे मेंस में के समय में कि मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो उसमें पहले कैसे सोचा जाए और फिर कैसे लिखा जाए। तो वित्तीय बाजार वो स्थान होता है जहां पर वित्तीय स्रोतों का क्रय विक्रय किया जाता है। यह वित्तीय बाजार निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। यह वित्तीय बाजार निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। पहला, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार किया जा सकता है। पहला, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार से आशय उस बाजार से है, प्राथमिक बाजार से आशय उस बाजार से है, उस बाजार से है जहां पर वित्तीय स्रोत, जहां पर वित्तीय स्रोत खरीदे एवं बेचे जाते हैं, खरीदे एवं बेचे जाते हैं, बेचे जाते हैं। दूसरा, दूसरा द्वितीयक बाजार से आशय उस बाजार से है, द्वितीयक बाजार से आशय उस बाजार से है, द्वितीयक बाजार से आशय उस बाजार से है, बाजार से है जहां पर पहले से खरीदे बेचे स्रोतों को पहले से खरीदे बेचे स्रोतों को दोबारा खरीदा बेचा जाता है। दोबारा खरीदा बेचा जाता है, दोबारा खरीदा बेचा। ठीक, एक और यहीं पे लिख लेते हैं, हालांकि पीछे हम उसकी बात यहां वहां कर चुके, पर एक लाइन में यहां रहेगा तो ठीक रहेगा। इक्विटी बाजार एवं ऋण बाजार। वित्तीय बाजार किस तरह से वर्गीकरण भी कर सकते हैं, हमने 3 वर्गीकरण लिखा है। पहला लिखा हमने वित्तीय बाजार का वर्गीकरण प्राथमिक द्वितीयक। अब दूसरा लिख रहे हैं इक्विटी बाजार एवं ऋण बाजार, इक्विटी बाजार एवं ऋण बाजार। तो बॉन्ड कहां का है, ऋण बाजार का कि इक्विटी बाजार का? ऋण बाजार का। तो अब सब्जी मंडी में एक सब्जी मंडी होगी, एक फल मंडी होगी। ऐसे समझ लीजिए कि एक ऋण इंस्ट्रूमेंट के लिए जहां पर बॉन्ड वगैरह बिक रहे हैं और एक इक्विटी जहां पर शेयर वगैरह बिक रहे हैं। इक्विटी बाजार से आशय उस वित्तीय बाजार से है, इक्विटी बाजार से आशय उस वित्तीय बाजार से है, इक्विटी बाजार से आशय उस वित्तीय बाजार से है जहां पर, उस वित्तीय बाजार से है जहां पर शेयर
तथा अन्य हिस्सेदारी आधारित शेयर तथा अन्य हिस्सेदारी आधारित वित्तीय स्रोतों की खरीद बिक्री होती हो। वित्तीय स्रोतों की खरीद बिक्री होती हो। खरीद बिक्री होती हो। खरीद बिक्री होती हो। वहीं ऋण बाजार से, एक बार लिख लेते हैं, वहीं ऋण बाजार से आशय, वहीं ऋण बाजार से आशय उस वित्तीय बाजार से है जहां पर ऋण आधारित वित्तीय स्रोतों की, जहां पर ऋण आधारित वित्तीय स्रोतों की खरीद बिक्री होती हो। बात स्पष्ट हो रही है ना? इसलिए उसको इस तरह से लिखा है कि प्रोमिसरी नोट, विनिमय पत्र एक साथ आ जाए, बॉन्ड का एक बेसिक आइडिया हो जाए, वित्तीय बाजार का एक बेसिक आइडिया हो जाए। अगला वर्गीकरण हो सकता है तीसरा भी, उसको क्या बोलेंगे? मनी बाजार एवं पूंजी बाजार। तीसरा प्रकार हो गया। तो पहला लिखा आपने प्राथमिक द्वितीयक, दूसरा लिखा इक्विटी और डेट, और तीसरा लिखा मनी बाजार एवं पूंजी बाजार। मनी बाजार एवं पूंजी बाजार। मनी बाजार से आशय उस बाजार से है जिसमें वित्तीय स्रोत, लघुकालिक दीर्घकालिक, लघुकालिक, जिसमें वित्तीय स्रोत लघुकालिक अर्थात जिसमें वित्तीय स्रोत, मनी बाजार से आशय उस बाजार से है जिसमें वित्तीय स्रोत लघुकालिक अर्थात 1 वर्ष से कम समयावधि वाले हों। वहीं पूंजी बाजार से आशय उस वित्तीय बाजार से है। मैं एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछूंगा कि बात बताएं, बात स्पष्ट हो रही कि नहीं। उनकी तरफ से संवाद थोड़ा कम दिख रहा है मुझे। ऑलराइट, सब गायब हो गया। आप लोग हैं कि नहीं पहले ये तो बताइए, नॉक नॉक जिसको बोलते हैं। ऑलराइट, पर मैं सच में आप लोग का आभारी हूं कि 6 घंटे बैठ के आपने ध्यान से सुना। लास्ट मोमेंट तक वो मोमेंटम बना रहा, वो इंपॉर्टेंट है, जरूरी भी है। देखिए हम लोग तो खैर फिर भी हमारी आदत बन गई है, आपके लिए भी मामला नया नया है। ऑलराइट, सो जी एक क्लास और भी गम है जमाने में पढ़ने पढ़ाने के अलावा। क्या लिखा आपने? से आशय उस वित्तीय बाजार से है जहां उस वित्तीय बाजार से, पूंजी बाजार से आशय उस वित्तीय बाजार से है जहां पर 1 वर्ष से अधिक की समयावधि के, 1 वर्ष से अधिक की समयावधि के वित्तीय स्रोतों का लेन देन होता है। लेन देन होता है। अच्छा, एक सवाल है, ये सवाल जेन्युइन भी है कि मैंने अभी आपको बताया कि बॉन्ड पे ऋण लेने वाले पक्ष का विवरण होता है। तो ऋण तो मैंने लिया है ना, मैंने आपको बॉन्ड दिया, आपने बॉन्ड किसी और को बेच दिया, पर ऋण तो अब मेरे ही पास है ना अभी भी। अब मैंने ऋण इनसे लिया, आपसे नहीं।
आपने बॉन्ड मुझसे खरीदा तो ऋण मैंने आपसे लिया था, आपने इनको दे दिया तो मैंने ऋण इनसे लिया है, इन्होंने किसी और को दे दिया तो ऋण मैंने उनसे लिया है, पर ऋण लेने वाला पक्ष तो एक ही रहा ना, तो उसका विवरण उपलब्ध होता है। इसीलिए क्योंकि सवाल का आशय यही है कि जब बॉन्ड खरीदा बेचा जा रहा है तो उसमें ऋण लेने वाले पक्ष का विवरण, तो ऋण लेने वाला पक्ष तो एक ही रहा, बॉन्ड का स्वामित्व बदल रहा कि मतलब अब पैसा इनके बजाय इन्होंने दिया। क्रेडिटर बदल रहे हैं, डेटर तो वही है। क्रेडिटर बदल रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं, डेटर वही है। बात समझ आ रही? खरीद ऋण लेने वाला तो वही व्यक्ति है, मैंने जारी किया तो मैं ही ऋण ले रहा हूं। आपने पहले कर्जा दिया था, आपने इनको दे दिया तो अब इन्होंने कर्जा दिया है, इन्होंने इनको दे दिया तो उन्होंने कर्जा दिया। जिसके पास वो डॉक्यूमेंट उससे मैंने कर्जा लिया है। ना मुझे आपके चेहरे से मतलब, ना आपके नाम से मतलब, डॉक्यूमेंट दिखाइए, पैसा ले जाइए, इस तरीके से व्यवस्था है। जी सर। हाँ पहले होता था ऐसा, पर अब नहीं होता क्योंकि उसका एक बॉन्ड फिजिकली ट्रांसफर नहीं होते, बॉन्ड अब फिजिकली ट्रांसफर नहीं होते, बट बहुत पहले ऐसा होता था। बहुत पहले ऐसा संभव था कि नोट की तरह बॉन्ड भी चोरी हो सकते थे, जैसे पिक पॉकेट हो सकती है, ऐसे बॉन्ड भी चोरी हो सकते थे। जब शुरुआती दौर में इस तरह की गलतियां हुई हैं, लेकिन अब कुछ सब कुछ डिजिटलाइज है तो इसलिए दिक्कत नहीं आती। आपका बॉन्ड आपको फिजिकली कभी नहीं मिलता, वो एक अकाउंट से जुड़ के आता है बस। उसमें कैसे वर्गीकरण? मनी मार्केट में पता है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, बस फुल स्टॉप। वो एक शब्द इस्तेमाल होता है उसके लिए। अब मनी मार्केट ऋण में भी हो सकता है, इक्विटी में भी हो सकता है ना। प्राथमिक मार्केट ऋण में भी हो सकता है, इक्विटी में भी हो सकता है। पूंजी मार्केट ऋण में भी हो सकता है, इक्विटी में भी हो सकता है। तो मनी मार्केट का मतलब कोई भी, मनी शब्द में मत जाइए, मनी मार्केट का मतलब शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। मनी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था, इसीलिए कि पूंजी का आशय हम 1 वर्ष के बाद जोड़ते हैं। 1 वर्ष तक उसको कैश बैलेंस की तरह देखा जाता है, 1 वर्ष के बाद उसको हम पूंजी के स्वरूप में देख रहे होते हैं, इसलिए मनी मार्केट बोलते हैं कि ये 1 वर्ष के अंदर का है बस। एफएमसीजी अलग चीज हो गई। एफएमसीजी वित्तीय मार्केट थोड़ा ना है। एफएमसीजी तो सामान बेचने की चीज हुई, वो तो सामान बेचने की बात हुई कि जो चीजें जिनका एवरेज एज मैंने आपको बताया 3 साल से कम हो, जो उपभोग करते हो, उनको आप बोलते हो कि ये क्या है, ये नॉन ड्यूरेबल है, उसको एफएमसीजी बोलेंगे। यहां तो हम बात करें वित्तीय बाजार की। मनी बाजार एक वित्तीय बाजार है, ठीक। अब आप मिक्स कर रहे हो सब्जी मंडी और सराफा बाजार को, है ना, वो अलग चीज है। चलिए आगे लिख सकते हैं, क्या लिखा अपने, के लेन देन होते हो। तो ये बात रही कि कैसे हम वित्तीय बाजार को वर्गीकृत करते हैं। अब एक हेडिंग दे सकते हैं, आप लिख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, बात पूरी हो जाएगी कम से कम। एक हेडिंग दे सकते हैं आप जो कि मनी बाजार में हेडिंग, हाँ, मनी बाजार में सरकार द्वारा जारी दस्तावेज, सरकार द्वारा जारी दस्तावेज G6 से आशय, G6 से आशय, जी से कभी नहीं लिखा था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, G6 या सरकारी प्रतिभूति, जो भी लिखना चाहे, G6 या सरकारी प्रतिभूति से आशय, G6 या सरकारी प्रतिभूति से आशय उन सभी बॉन्ड या प्रतिभूतियों से है, उन सभी बॉन्ड या प्रतिभूतियों से है जो केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं। केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं, राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक। चूंकि इन G6 में जोखिम नगण्य होता है, चूंकि इन G6 में जोखिम नगण्य होता है, इस लाइन को अंडरलाइन भी कर लीजिएगा, इसीलिए इन्हें
गिल्ट बॉन्ड, GILT, गिल्ट बॉन्ड, GILT, या हिंदी में गा गा पे छोटी की मात्रा आधा ला और टाटा खाली। सो गिल्ट बॉन्ड भी कहा जाता है, गिल्ट बॉन्ड भी कहा जाता है। तो जनरली गिल्ट बॉन्ड हम जीसेक के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकियों के लिए हम गिल्ट नहीं बोलते हैं। जीसेक सरकारी बॉन्ड को ही कहा जाता है, गिल्ट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक, यह बॉन्ड लघु समयावधि के लिए भी होते हैं तथा दीर्घ समयावधि के लिए भी, जिसको आप जानते हो मनी मार्केट और पूंजी मार्केट बोल रहे हैं ना। लघु समयावधि के लिए भी हो सकते हैं और दीर्घ समयावधि के लिए। मनी मार्केट या लघु समयावधि के संदर्भ में, अगले पैराग्राफ से, मनी मार्केट या लघु समयावधि के संदर्भ में सिर्फ केंद्र सरकार ही या राज्य सरकारें भी मनी मार्केट या लघु समयावधि के संदर्भ में सिर्फ केंद्र सरकार ही बॉन्ड जारी करती है, जिन्हें ट्रेजरी बिल कहा जाता है, जिन्हें ट्रेजरी बिल कहा जाता है, जिन्हें ट्रेजरी बिल कहा जाता है। ये ट्रेजरी बिल, एक एक पॉइंट में लिख लेते हैं, ठीक रहे। ये ट्रेजरी बिल 91 दिन, 182 दिन, 182 दिन, 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन के हो सकते हैं, 364 दिन के हो सकते हैं। अगला पॉइंट में ही लिख सकते हैं, इन ट्रेजरी बिल को डिस्काउंट पर जारी किया जाता है, डिस्काउंट पर जारी किया जाता है। इन ट्रेजरी बिल को डिस्काउंट पर जारी किया जाता है, अर्थात यदि कोई ट्रेजरी बिल का अंकित मूल्य, यदि कोई ट्रेजरी बिल का अंकित मूल्य 100 रुपये है, यदि किसी ट्रेजरी बिल का अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो उससे कम में, जैसे 98 रुपये, उससे कम में, जैसे 98 रुपये में जारी किया जाएगा, और समयावधि पूरी होने पर 100 रुपये प्राप्त होंगे। समझ में आया डिस्काउंट पे जारी करने का मतलब? 100 रुपये प्राप्त होंगे, अगले पॉइंट से, चूंकि इन ट्रेजरी बिलों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, चूंकि इन ट्रेजरी बिलों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, इसीलिए इन्हें जीरो कूपन
इसीलिए इन्हें जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि इसी क्रम में वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा, इसी क्रम में वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा 91 दिनों से कम की समयावधि, 91 दिनों से कम की समयावधि के बॉन्ड भी प्रारंभ किए गए। क्या कहा जाता है उन्हें? सीएमबी। गुड, प्रारंभ किए, उसमें ध्यान से सुन रहे थे आप। प्रारंभ किए गए जिन्हें कैश मैनेजमेंट बिल या सीएमबी कहा जाता है, जिन्हें कैश मैनेजमेंट बिल या सीएमबी कहा जाता है। ट्रेजरी बिल की भांति यह सीएमबी भी, ट्रेजरी बिल की भांति ये सीएमबी भी डिस्काउंट पर जारी होते हैं, डिस्काउंट पर जारी होते हैं तथा सिर्फ केंद्र सरकार ही जारी करती है, केंद्र सरकार ही जारी करती है। स्पष्ट होगी बात? केंद्र सरकार ही जारी करती है। एक ब्रैकेट में यहां लिख लीजिए कि वर्ष 1997 से पहले एक और भी ट्रेजरी बिल था पर वो खत्म कर दिया गया। वर्ष 1997 से पहले 14 दिन के 14 दिन के एडहॉक ट्रेजरी बिल भी जारी किए जाते थे। एडहॉक हिंदी में बोलते तदर्थ, एडहॉक ट्रेजरी बिल, एडहॉक ADHOC या तदर्थ ट्रेजरी बिल भी जारी किए जाते थे, पर वो खत्म हो गया। सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि किताबों में लिखेगा तो आप कहेंगे सर आपने बताया नहीं ये क्या चीज है। एडहॉक ट्रेजरी बिल भी जारी किए जाते थे, इसका कोई मतलब नहीं है, ये खत्म कर दिया गया, जारी किए जाते थे। ठीक, ये बात हुई आपकी कैसे सरकार जारी। तो ध्यान रखिए कौन जारी कर सकता है मनी मार्केट में? सिर्फ केंद्र सरकार। दूसरा, डिस्काउंट पे जारी होगा जो है, इसलिए इसको आप जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हो। मैच्योरिटी पे ओरिजिनल अमाउंट मिल जाएगा। अगला ही पे लिख लीजिए कि यदि मनी मार्केट में, 2 मिनट लगेगा, यदि मनी मार्केट में, अच्छा कब से बोल रहे हैं, तो पहले बोल चुका 2 मिनट लगेगा। ऑलराइट, यदि मनी मार्केट में कंपनियों द्वारा दस्तावेज जारी किया जाए, कंपनियों द्वारा दस्तावेज जारी किया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे कॉमर्शियल पेपर कहते हैं, तो उसे कॉमर्शियल पेपर कहते हैं, कॉमर्शियल पेपर कहते हैं। यहां यह ध्यान देने योग्य है, लिख लीजिए, यहां यह ध्यान देने योग्य है, ध्यान देने योग्य है कि चूंकि यह कॉमर्शियल पेपर बिना किसी गारंटी के, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन सिक्योर, बिना किसी गारंटी के ये नॉन सिक्योर होते हैं, अतः सिर्फ उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले, अतः सिर्फ उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले
उच्च क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनियां ही उच्च क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनियां ही कमर्शियल पेपर जारी करती हैं। ऐसे नहीं कोई मुंह उठा के आए कमर्शियल पेपर जारी कर रहा है, कमर्शियल पेपर जारी करती है। देख रेख से भी करता है इसकी भी, जो सरकार के अलावा वो सब सेबी में जाएगा फिर, है ना। कमर्शियल पेपर जारी कर सकती हैं। अगले इसमें लिख सकते हैं कि यदि मनी बाजार में बैंकों द्वारा, तो लघुकालिक है दीर्घकालिक है, लघुकालिक, बैंकों द्वारा लघुकालिक ऋण हेतु दस्तावेज जारी किया जाए, लघुकालिक ऋण हेतु दस्तावेज जारी किया जाए, लघुकालिक दस्तावेज हेतु ऋण जारी किया जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीओडी, उसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं। तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं तथा सामान्यतः 7 दिन से 1 वर्ष की, 7 दिन से 1 वर्ष की समयावधि के होते हैं। सामान्यतः 7 दिन से 1 वर्ष की समयावधि के होते हैं तथा 5 लाख के गुणक में जारी किए जाते हैं, तथा 5 लाख के गुणक में। छोटे मोटे अमाउंट की बात नहीं हो रही है, यानी कि 50 रुपए का जारी कर दिया, 5 लाख के गुणक में जारी किए जाते हैं, जारी किया जाता है। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के संदर्भ में, बस 2 मिनट और, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के संदर्भ में, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के संदर्भ में 1 से 3 वर्ष के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, 1 से 3 वर्ष के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए यहीं पे, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों से आशय, अभी इसके बारे में लिख लीजिए और बातें होंगी डिटेल में। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों से आशय एग्जिम बैंक, नाबार्ड, एग्जिम बैंक, नाबार्ड, सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, तथा NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, NABFID से है। इन 5 को हम बोलते हैं अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, NABFID से है। तो ये कुछ बातें थी कि जी सर,
प्राइवेट कंपनी, हाँ। अच्छा, आप पीएसयूज वगैरह के बोल रहे कि सरकारी पीएसयूज भी, तो कॉमर्शियल पेपर कोई भी जारी कर सकता है, लेकिन कंपनी जारी की, जो कंपनी की तरह रजिस्टर होंगे, है ना। तो ये कुछ बातें थी मनी बाजार में, आज इसको यही रोकेंगे। अगले क्लास में बात करेंगे पूंजी बाजार क्या, उसके क्या क्या घटक हैं, और फिर आगे बढ़ते हुए समझेंगे कि M1, M2, M3, M4 मनी क्या होती है, मुद्रा की मांग और सप्लाई क्या, मुद्रा गुणक क्या, और फिर आगे आएंगे आरबीआई कैसे बना, मौद्रिक नीति क्या, उसके क्या क्या घटक, इत्यादि इत्यादि। धन्यवाद। अच्छा, थैंक यू।